तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के उस मास्टर आर्किटेक्ट की जो हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। चलिए इस कमाल के एलिमेंट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक एलिमेंट हमारे आसपास की हर चीज, मतलब पेड़ों से लेकर प्लास्टिक तक और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर का भी आधार हो? बस यही सवाल हमें कार्बन की एक अविश्वसनीय कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, कार्बन की सबसे जरूरी भूमिका आखिर है क्या? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन गहरा भी। ये जिंदगी का आधार है। ये सुनने में शायद बहुत बड़ी बात लगे, है ना? पर यह 100% सच है। इस धरती पर हर जीवित चीज, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़ी सी व्हेल तक, कार्बन पर ही टिकी हुई है। और बस यही वजह है कि कार्बन को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो भाई, कार्बन में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या है जो इसे दूसरे एलिमेंट्स से इतना अलग और इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, इसका जवाब छिपा है इसकी कुछ अनोखी प्रॉपर्टीज में, जो एक आर्किटेक्ट के टूल्स की तरह काम करती हैं। सारी कहानी बस इस एक नंबर से शुरू होती है, 4। जी हाँ, ये छोटा सा दिखने वाला नंबर ही कार्बन की सारी ताकत का राज है। पर सवाल ये है कि कैसे? केमिस्ट्री की भाषा में इस क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कार्बन के 4 हाथ हों, जिनसे वो दूसरे एटम्स के साथ मजबूती से जुड़ सकता है। और 4 कनेक्शन बनाने की यही काबिलियत इसे अनगिनत तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक परफेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक बना देती है। अच्छा, अब ये जानना भी जरूरी है कि कार्बन ये कनेक्शन बनाता कैसे है। देखिए, कार्बन का तरीका अलग है। वो इलेक्ट्रॉन्स लेता या देता नहीं, बल्कि उन्हें शेयर करता है। इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस शेयरिंग से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो बहुत मजबूत और स्टेबल होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। अब इस स्लाइड में असली मजा है, क्योंकि ये कार्बन के काम करने का तरीका बताती है। आयोनिक बॉन्ड जैसे नमक में होता है, वो लेन देन का रिश्ता है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने ले लिया। लेकिन कार्बन एक टीम प्लेयर है। वो शेयरिंग में यकीन रखता है, और यही चीज उसे मुश्किल और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने की ताकत देती है, जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। कार्बन की 4 वैलेंसी और मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता अपने आप में कमाल है। लेकिन इसकी असली सुपर पावर तो तब सामने आती है जब ये खुद से ही दोस्ती करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटिनेशन, और यही कार्बन की सिग्नेचर मूव है। मतलब खुद के ही एटम्स के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना लेना। ये एक ऐसी काबिलियत है जो किसी और एलिमेंट में इस लेवल पर देखने को ही नहीं मिलती। तो जरा देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। एक कार्बन एटम दूसरे से जुड़ता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा, और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है। बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह, जिन्हें एक दूसरे से जोड़ते जाओ और आप अंत में कुछ भी बना सकते हैं। और ये सिर्फ सीधी लाइनों तक ही सीमित नहीं है। कार्बन सीधी चेन बना सकता है, पेड़ की टहनियों जैसी ब्रांच्ड वाली चेन बना सकता है, और तो और गोल रिंग्स भी बना सकता है। और इसी लचीलेपन का नतीजा हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, हीरा जो दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ है, और ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है, दोनों ही 100% कार्बन है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कार्बन के एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब खासियतों को इस्तेमाल करके कार्बन सबसे सिंपल कंपाउंड्स कैसे बनाता है। इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ 2 सबसे बेसिक एग्जाम्पल हैं। मीथेन में एक कार्बन एटम अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करके 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ता है, और ईथेन में 2 कार्बन एटम पहले आपस में जुड़ते हैं और फिर अपने बाकी बचे हुए बॉन्ड्स को हाइड्रोजन से पूरा कर लेते हैं। ये बात कार्बन की कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। बस कुछ सिंपल से नियम है। 4 बॉन्ड बनाओ, इलेक्ट्रॉन शेयर करो और खुद से जुड़ते जाओ, और इन नियमों से कार्बन एक जटिलता का पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, ये 3 गुण, 4 की वैलेंसी, मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड और कैटेनेशन, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें से कोई एक भी अकेला काफी नहीं होता।
और इन तीनों का यही अनोखा कॉम्बिनेशन शानदार ढंग से ये बताता है कि आखिर कार्बन को जिंदगी का आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है। इसके बिना जीवन जैसा हम जानते हैं वो शायद मुमकिन ही नहीं होता। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कुदरत ने जिंदगी का आधार बनाने के लिए कार्बन को नहीं चुना होता तो फिर कौन सा एलिमेंट इसकी जगह ले सकता था? क्या कोई ले भी सकता था? सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है ये जो पूरी दुनिया हमारे आसपास है ये आपस में जुड़ी कैसे है? आज हम उसी अदृश्य गोंद के बारे में बात करने वाले हैं जो हर चीज को एक साथ जोड़े रखता है। तो चलिए पता लगाते हैं। मतलब जरा सोचिए, जो पानी हम पीते हैं वो पानी क्यों है? या जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एक साथ कैसे टिकी हुई है? आखिर वो क्या चीज है जो हमारे आसपास की दुनिया को असल में जोड़ती है? तो इसका राज छुपा है साझेदारी में। पदार्थ के जो सबसे छोटे कण होते हैं यानी परमाणु, वो एक दूसरे के साथ एक तरह का अदृश्य समझौता करते हैं और इसी समझौते का नाम है सहसंयोजक बंध, या जिसे कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों को आपस में शेयर करते हैं। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है शेयरिंग, यानी साझेदारी। इसे ऐसे समझिए जैसे दो लोग हाथ मिला रहे हों। ये परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक पक्की साझेदारी है। मतलब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं और ना ही कोई लेता है, बस दोनों मिलकर साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि ये पार्टनरशिप होती कैसे है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बस हो गया। इसी शेयरिंग से एक स्टेबल मॉलिक्यूल यानी एक स्थिर अणु बन जाता है। लेकिन क्या सारी पार्टनरशिप्स एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इस साझेदारी के अलग अलग लेवल कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं साझेदारी की सबसे सरल, सबसे बेसिक रूप से। ये है सिंगल बॉन्ड। इसमें दो परमाणु सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसे दो एटम्स के बीच एक साधारण से हैंडशेक की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टनरशिप का अगला लेवल। ये है डबल बॉन्ड। यहाँ दो परमाणु दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा कमिटेड पार्टनरशिप हो गई, जैसे दो हाथों से हाथ मिलाना। और अब आती है सबसे तगड़ी वाली पार्टनरशिप। ये है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ दो परमाणु तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये दो एटम्स के बीच का सबसे टाइट और सबसे पावरफुल कनेक्शन है। इसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इससे क्या समझ में आया? सीधी सी बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब एटम्स की दुनिया में शेयरिंग ही असली ताकत है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड मजबूत, डबल बॉन्ड और भी मजबूत, और ट्रिपल बॉन्ड वो तो सबसे ही मजबूत है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि परमाणुओं की ये साझेदारी हमारी दुनिया को असल में आकार कैसे देती है। ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, जिन चीजों में ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अक्सर कम होता है। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, इसी वजह से ये चीजें अक्सर पानी में घुलती भी नहीं है और इनमें से बिजली भी आसानी से पास नहीं होती। मतलब प्लास्टिक या तेल को ही देख लीजिए। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो अदृश्य साझेदारी है ना, यही हमारे वजूद का, हमारे एग्जिस्टेंस का आधार है। तो बस एक सवाल है सोचने के लिए कि अगर एटम्स के बीच ये पार्टनरशिप, ये शेयरिंग होती ही नहीं, तो क्या जिंदगी मुमकिन होती? कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल से गाड़ी चलती है और जिस प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं वो एक ही चीज से बने हो सकते हैं? आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन्हीं बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए हाइड्रोकार्बन की इस मजेदार दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? जरा सोचिए, बस दो तत्व, सिर्फ दो। पर कमाल की बात यह है कि इन्हीं दो तत्वों से हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया चल रही है। क्या हो सकता है जवाब? बिल्कुल सही, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम में ही इसका राज छिपा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। बस सिर्फ ये दो चीजें,
और मजे की बात पता है क्या है? इनकी यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन की इस दुनिया को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला है संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो इसे ऐसे समझते हैं, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड। सोचिए एक स्पंज है जो पानी से पूरा भरा हुआ है, लबालब। उसमें एक बूंद पानी की भी जगह नहीं है। बस संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी वैसे ही होते हैं, हाइड्रोजन से एकदम भरे हुए। और दूसरी तरफ है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, जिनमें अभी भी और हाइड्रोजन जोड़ने की गुंजाइश बाकी है। तो इन दो बड़े ग्रुप्स के अंदर भी हाइड्रोकार्बन के 3 मुख्य परिवार हैं, या कह सकते हैं 3 फैमिलीज हैं। इनके नाम हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले है अल्केन फैमिली। याद है संतृप्त वाला ग्रुप? ये उसी के मेंबर हैं। इनका एक खास फॉर्मूला है, एक सीक्रेट कोड जैसा, CnH2n+2। अब यहाँ पर n का मतलब है कार्बन एटम्स का नंबर। तो मान लीजिए अगर कार्बन है 1 यानी n = 1, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? फॉर्मूले में डालकर देखते हैं, 2 × 1 + 2 यानी 4। अच्छा, अब आते हैं अल्कीन्स पर। ये है असंतृप्त वाले, मतलब इनमें हाइड्रोजन के लिए अभी जगह खाली है। इनका फॉर्मूला है CnH2n। कुछ नोटिस किया? अल्केन के फॉर्मूले से ठीक 2 हाइड्रोजन कम है यहाँ पर। और अब तीसरा और आखिरी परिवार, एल्काइन। ये भी असंतृप्त हैं और इनमें तो एल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन कम है। इनका फॉर्मूला है CnH2n-2। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के भूखे होते हैं। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहाँ तीनों एक साथ हैं। कोई पैटर्न दिख रहा है? देखिए कितना मजेदार है। अगर हम अल्कीन यानी CnH2n को बेसलाइन मान लें, मतलब बीच में रख दें, तो क्या होता है? उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए तो हमें मिलता है संतृप्त अल्केन। और अगर उसी बेसलाइन से 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो बन जाता है असंतृप्त अल्काइन। है ना कितना सिंपल और खूबसूरत पैटर्न? ठीक है, तो फॉर्मूले तो समझ आ गए, लेकिन असल में इन मॉलिक्यूल्स के नाम क्या हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ मिलते हैं? चलिए अब इन बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ असल चीजें बनाकर देखते हैं। ये कुछ नाम हैं जो शायद सुने भी होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये सब एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं, मतलब संतृप्त। अरे मीथेन तो वो गैस है जो हमारे घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आता है इथीन, जो एक एल्कीन है और इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में खूब होता है। और इथाइन एक एल्काइन है। देखा, हर नाम के पीछे उसकी पूरी फैमिली और स्ट्रक्चर की कहानी छिपी है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि कैसे ये इतने सीधे साधे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बस कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, ईंधन से लेके प्लास्टिक तक और यहाँ तक कि खुद जिंदगी जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बना लेते हैं। शायद इनकी इसी सादगी में ही इनकी असली ताकत छिपी है, एक ऐसी ताकत जिसे हम आज भी समझ ही रहे हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कभी-कभी एक ही चीज से बिल्कुल अलग-अलग नतीजे मिल सकते हैं। सोचिए, आपके पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आप उन्हीं ब्लॉक्स से 2 या शायद उससे भी ज्यादा एकदम अलग-अलग खिलौने बना सकते हैं। है ना मजेदार? वेल, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो सवाल यही उठता है कि भी एक ही केमिकल फॉर्मूला, लेकिन उससे इतने अलग-अलग कंपाउंड्स, ये होता कैसे है? ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और आज हम इसी को मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। और वो कॉन्सेप्ट है समावयव, यानी आइसोमर्स। आप इन्हें एक तरह से केमिकल जुड़वा समझ सकते हैं। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि इनमें कितने और कौन-कौन से एटम्स हैं, वो तो एकदम सेम होता है, लेकिन स्पेस में इन एटम्स की अरेंजमेंट, उनका जुड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसको समझने का एक और सिंपल सा तरीका है। वापस अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स पर चलते हैं। सोचिए, उन्हीं ब्लॉक्स से आप एक सीधी दीवार भी बना सकते हैं और उन्हीं से एक कॉर्नर वाली दीवार भी। पार्ट्स तो वही है ना? बस असेंबली अलग है। केमिस्ट्री में एग्जैक्टली यही होता है। अब देखिए, आइसोमेरिज्म के भी कई टाइप्स होते हैं।
लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ सारा खेल इस बात का है कि एटम्स एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कनेक्टिविटी का, मतलब एटम्स के जुड़ने के तरीके का। कौन सा एटम किससे जुड़ा है, बस यही ऑर्डर बदल जाता है, भले ही टोटल एटम्स उतने ही क्यों ना हो। तो मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग। एटम्स के लिंक होने का सीक्वेंस ही बदल गया। और जानते हैं मजे की बात, सिर्फ इस छोटे से बदलाव से ही ना उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। चलिए अब इसके पहले टाइप में और गहराई से उतरते हैं। ये है चेन आइसोमेरिज्म। और यहाँ सारा का सारा खेल कार्बन के ढांचे यानी उसके स्केलेटन का है। तो जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग रहा है, चेन आइसोमेरिज्म में सारा फर्क कार्बन एटम्स के मेन चेन के स्ट्रक्चर में ही होता है। मतलब क्या वो एक सीधी स्ट्रेट चेन है या फिर उसमें से कोई ब्रांच निकल रही है। इसको एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए फॉर्मूला लेते हैं C4H10। पहला तरीका क्या है, बड़ा सिंपल, हम चारों कार्बन एटम्स को एक सीधी लाइन में एक के बाद एक जोड़ देते हैं। इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं N-ब्यूटेन, एकदम सीधी, कोई ब्रांच नहीं। लेकिन असली जादू तो अब है। हम उन्हीं 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे? ऐसा करते हैं, 3 कार्बन को एक लाइन में रखते हैं और चौथे वाले कार्बन को बीच वाले कार्बन से एक ब्रांच की तरह लटका देते हैं और बूम, हमें एक बिल्कुल नया कंपाउंड मिल गया, आइसोब्यूटेन। देखा, फॉर्मूला वही है C4H10, लेकिन कार्बन का स्केलेटन, उसका ढांचा पूरी तरह से बदल गया। एक है स्ट्रेट चेन और दूसरा है ब्रांच चेन। बस यही है चेन आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं। ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसमें कार्बन की चेन नहीं बदलती, बल्कि कुछ और है जो अपनी जगह बदलता है। तो जैसा कि मैंने कहा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन का मेन स्केलेटन सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। जो चीज बदलती है वो है उस चेन से जुड़े किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी दूसरे एटम की पोजीशन, उसकी जगह। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रोपेनॉल। अब देखिए, दोनों ही कंपाउंड्स में 3 कार्बन की सीधी चेन है, लेकिन प्रोपेन 1 ऑल में जो OH ग्रुप है वो पहले कार्बन से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ प्रोपेन 2 ऑल में वही OH ग्रुप खिसक कर दूसरे यानी बीच वाले कार्बन पर आ गया है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई, कार्बन का ढांचा वो बिल्कुल नहीं बदला, जिसका तस है। बदला क्या, सिर्फ उस पर लगे फंक्शनल ग्रुप की जगह। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो पोजीशन आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म से अलग करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अब फर्क एकदम साफ है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या बदलता है, खुद कार्बन चेन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, स्ट्रेट से ब्रांच्ड हो जाता है। जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन स्केलेटन वही का वही रहता है, बस उस पर लगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। तो टेक अवे क्या है, याद रखिए, आइसोमर्स मतलब सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एटम्स की कनेक्टिविटी अलग होती है, और उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन के ढांचे का शेप बदलना, और पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब उस ढांचे पर लगी चीज की जगह बदलना। सिंपल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, एटम्स की अरेंजमेंट में ये जो छोटे छोटे फर्क हैं, ये केमिस्ट्री में इतने मैटर क्यों करते हैं? देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। ये छोटे से दिखने वाले अंतर किसी भी कंपाउंड की पूरी कहानी बदल सकते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी रिएक्टिविटी और यहाँ तक कि दवाइयों में उसका असर भी। सच तो ये है कि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ मॉलिक्यूल्स इतने खास क्यों होते हैं? आज हम मॉलिक्यूल्स के उसी सीक्रेट कोड से पर्दा उठाने वाले हैं जो उन्हें उनकी यूनिक पहचान देता है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसे हम सबने महसूस किया है। एक तरफ होती है फलों की वो प्यारी मीठी सी खुशबू और दूसरी तरफ सिरके की वो तीखी तेज सी गंध। आखिर इन दोनों में इतना फर्क क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, उनके स्ट्रक्चर में। और ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि एटम्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरी कहानी ही बदल देता है।
और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, क्रियात्मक समूह, या जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ये केमिस्ट्री के असली गेम चेंजर हैं। तो असल में ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? इसे एटम्स की एक स्पेशल टीम की तरह समझिए। ये टीम जब एक बड़े मॉलिक्यूल से जुड़ जाती है तो ये उस मॉलिक्यूल का पूरा कैरेक्टर ही तय करने लगती है, मतलब उसके गुण और उसका बिहेवियर, सब कुछ। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक स्मार्टफोन के बारे में सोचिए, उसमें अलग अलग काम के लिए एप्स इंस्टॉल की जाती हैं, सही है ना? फंक्शनल ग्रुप्स भी एक मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल एप्स की तरह ही हैं। हर ग्रुप एक नया फंक्शन या एक नई खासियत जोड़ देता है। तो चलिए कुछ सबसे कॉमन एप्स यानी ग्रुप्स पर नजर डालते हैं और शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन वाले ग्रुप से। ऑक्सीजन केमिस्ट्री की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई। यहाँ देखिए, ये कुछ मेन ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इन सब में ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसके जुड़ने का तरीका, उसकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग है। और बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। हमारे पास अल्कोहल है -OH, फिर एल्डिहाइड -CHO और कीटोन भी, और आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड -COOH और एस्टर -COO। एटम्स की बस यही छोटी सी हेरफेर हर ग्रुप को एक बिल्कुल नई पहचान दे देती है। अब जैसे अल्कोहल ग्रुप को ही ले लीजिए, यानी OH। ये सबसे सिंपल और जाने पहचाने ग्रुप्स में से एक है। जब ये किसी कार्बन चेन से जुड़ जाता है ना, तो उस कंपाउंड को उसकी खास अल्कोहल वाली पहचान मिल जाती है, जो अक्सर हमें क्लीनिंग और मेडिकल प्रोडक्ट्स में मिलती है। और ये देखिए कितनी बढ़िया बात है, हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ गए। याद है सिरके की वो तीखी गंध? वो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH की वजह से है। यही ग्रुप एसिटिक एसिड को उसका एसिडिक और तीखापन देता है। और फलों की मीठी खुशबू, वो अक्सर एस्टर ग्रुप COO की देन होती है। देखा कैसे दो अलग अलग ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स दो बिल्कुल अलग तरह की गंध पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन के अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इतने जरूरी ग्रुप्स बनाते हैं? जवाब है हैलोजेंस। चलिए अब इन पर एक नजर डालते हैं। इन्हें कहते हैं हैलो एल्केन्स। यहाँ पर क्लोरीन -Cl, ब्रोमीन -Br या आयोडीन -I जैसे एलिमेंट्स कार्बन चेन से जुड़ जाते हैं। इन ग्रुप्स का इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट से लेकर कीटनाशकों तक कई तरह की चीजों में होता है। ठीक है, तो हमने ये ग्रुप्स देख लिए, पर असली सवाल तो ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? बात बहुत सीधी सी है। ये छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप्स ही असल में डायरेक्टर हैं। ये एक मॉलिक्यूल की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी गंध कैसी होगी, उसका स्वाद कैसा होगा, और यहाँ तक कि वो हमारे शरीर में कैसे काम करेगा। सब कुछ यही तय करते हैं। तो कुल मिलाकर सारी बात इस एक लाइन पर आ जाती है, छोटे समूह बड़ा प्रभाव। एटम्स की जरा सी हेरफेर एक मॉलिक्यूल को दवा से जहर बना सकती है, या एक मीठी खुशबू को एक तीखी गंध में बदल सकती है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एटम्स के ये छोटे छोटे ग्रुप्स इतने पावरफुल हैं, तो जरा सोचिए नेचर में और हमारी लैब्स में और कौन-कौन से कॉम्बिनेशंस मुमकिन हो सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं। आज हम अणुओं की दुनिया में बोली जाने वाली एक नई सरल भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये भाषा है कार्बनिक रसायन विज्ञान की, और यकीन मानिए ये जितनी मुश्किल दिखती है उससे कहीं ज्यादा आसान है। जरा सोचिए, हमारे आसपास लाखों करोड़ों अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स हैं, हर एक अपना नाम, अपनी बनावट। तो क्या वैज्ञानिक इन सभी को रटते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो इस विशाल दुनिया को मैनेज कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार और आसान से सिस्टम में छिपा है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के एक सेट की तरह सोचिए। बस कुछ बेसिक नियम सीखने हैं और फिर किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम पढ़कर उसकी पूरी कहानी समझी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाषा का हर शब्द एक ही जगह से शुरू होता है, ये बताकर कि कोई मॉलिक्यूल यानी अणु कितना बड़ा है, और ये सब कुछ कार्बन परमाणुओं को गिनने से शुरू होता है। तो ये रहा नियम नंबर 1 और सबसे जरूरी नियम। नाम का जो पहला हिस्सा है, जिसे मूल शब्द कहते हैं, वो सीधे सीधे हमें बताता है कि कंपाउंड में कार्बन परमाणु कितने हैं। यही हमारी नींव है। यहाँ देखिए,
ये है हमारे पहले 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर 1 कार्बन है तो हम कहेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। बस ये 4 शब्द इस भाषा की एबीसी की तरह हैं। तो हमें मॉलिक्यूल का साइज तो पता चल गया, पर ये कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? यहीं पर नाम का दूसरा हिस्सा यानी उसका एंडिंग काम आता है। यहाँ 3 मेन ऑप्शन हैं। अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो नाम के आखिर में एन लगेगा। अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, और अगर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लगाएंगे। देखा, बस जरा सा बदलाव और पूरे मॉलिक्यूल की बनावट ही बदल जाती है। चलिए पहले एल्केन परिवार से मिलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन हैं, यानी ईथ, और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो नाम क्या हुआ? ईथ प्लस एन, एथेन। सिंपल। इन्हें सैचुरेटेड या संतृप्त कहते हैं क्योंकि कार्बन चेन हाइड्रोजन से पूरी तरह भरी होती है और हाइड्रोजन जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब देखिए, अगर हम उन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं यानी एथ को एक डबल बॉन्ड से जोड़ दें तो नाम फौरन बदल जाता है। एथ प्लस ईन, एथीन। ये अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कहलाते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से इनमें और हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जा सकते हैं। और आखिर में अगर वही 2 कार्बन एथ एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएं तो हमें मिलता है एथ प्लस आइन, इथाइन। ये आइन का मतलब है कि उन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत केमिकल बॉन्ड है, और हाँ, ये भी अनसैचुरेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने साइज और कनेक्शन की बात कर ली है, लेकिन वो क्या चीज है जो इन कार्बन कंपाउंड्स को उनकी असली पहचान, उनका खास कैरेक्टर देती है? इसका जवाब है स्पेशल अटैचमेंट्स में, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स कुछ खास तरह के परमाणु होते हैं जो मॉलिक्यूल से जुड़कर उसे उसकी खास पर्सनैलिटी देते हैं, और जब ये मौजूद होते हैं तो ये नाम पर कब्जा कर लेते हैं और हमें उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर नाम के आखिर में ऑल दिखे तो समझ जाइए कि वो एक अल्कोहल है, जैसे इथेनॉल। और अगर ओइक अम्ल दिखे तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे एथेनोइक एसिड, जिसे हम सिरके के नाम से जानते हैं। वही खट्टा स्वाद इसी की वजह से होता है। ये ग्रुप्स ही मॉलिक्यूल को उसका खास चरित्र देते हैं। तो बस यही है वो 3 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो 3 नियम जो इस पूरी भाषा की बुनियाद हैं। पहला, मूल शब्द जो साइज बताएगा, दूसरा बॉन्ड जो कनेक्शन बताएगा, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो उसकी पर्सनालिटी बताएगा। ये 3 टुकड़े मिलकर लगभग किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम बना सकते हैं। तो अब समय है इन सभी नियमों को एक्शन में देखने का। अब हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे और स्क्रैच से एक कंपाउंड का नाम बनाना और समझना सीखेंगे। और ये बात इस सिस्टम की ताकत को दिखाती है। नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये उसकी पहचान है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो प्रोसेस हमेशा इन 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला, कार्बन गिनो। दूसरा, बॉन्ड देखो। तीसरा, चेक करो कोई स्पेशल ग्रुप तो नहीं है। और आखिर में बस इन सब हिस्सों को एक साथ जोड़ दो। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल। इसे तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा प्रोप, ये हमें बता रहा है कि इसमें 3 कार्बन हैं। दूसरा हिस्सा ओइक अम्ल, ये बता रहा है कि इसमें एक खास फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ नाम पढ़कर ही हमें पता चल गया कि ये 3 कार्बन की एक चेन है जिससे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। मुद्दा लाखों नाम रटने का है ही नहीं, बल्कि कुछ आसान से नियमों को समझकर उन्हें एक लॉजिकल पजल की तरह इस्तेमाल करने का है। ये एक बहुत मजेदार सवाल है ना? बस इन मुट्ठी भर बिल्डिंग ब्लॉक्स और नियमों के साथ अनगिनत मॉलिक्यूल्स के नाम बनाने और उन्हें समझने का दरवाजा खुल जाता है। ये सचमुच में अणुओं की अपनी एक भाषा है। हम सब रोजाना साफ सफाई करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये एक तरह का रोजमर्रा का जादू है, और आज हम इसी जादू के पीछे के रहस्य को समझेंगे कि आखिर साबुन और डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हाथों पर तेल लगा हो तो उसे सिर्फ पानी से धोने की कोशिश करें तो क्या होता है?
कुछ नहीं, तेल टस से मस नहीं होता। तो सवाल ये है क्यों? इसी छोटे से सवाल का जवाब ही साबुन और डिटर्जेंट के बनने की असली वजह है। तो फिर इस तेल और चिकनाई वाली प्रॉब्लम का सबसे पहला, सबसे पुराना सॉल्यूशन क्या था? जवाब है साबुन। आइए देखते हैं कि ये बना कैसे। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसका एक फैंसी सा नाम है सैपोनिफिकेशन। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें बस फैट यानी वसा या तेल को एक क्षार जैसे लाई के साथ गर्म किया जाता है। कमाल की बात है कि ये सदियों पुरानी तकनीक कुछ साधारण सी चीजों को एक जबरदस्त क्लीनर में बदल देती है। इसे एक सिंपल सी रेसिपी की तरह समझिए। पहला स्टेप, कोई भी फैट या तेल लिया। दूसरा स्टेप, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक क्षार मिला दिया, और बस नतीजा क्या निकला? हमें मिला साबुन और साथ में ग्लिसरॉल। है ना बिल्कुल आसान? ठीक है, तो ये तो हो गई बनाने की बात, पर असली जादू तो इसके काम करने के तरीके में है। मतलब साबुन गंदगी को हटाता कैसे है? चलिए अब जरा माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि आखिर होता क्या है। इस पूरी कहानी का हीरो है साबुन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल, और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, इसके दो चेहरे हैं। इसका एक सिरा, जिसे हम हेड कह सकते हैं, पानी का दोस्त है, और जो दूसरा सिरा है यानी इसकी टेल, वो तेल और चिकनाई को पसंद करती है, और यही इसका सीक्रेट वेपन है। अब ये मॉलिक्यूल्स अकेले काम नहीं करते। जैसे ही ये पानी में जाते हैं, ये सब मिलकर एक टीम बना लेते हैं, एक गोल घेरा। इस खास फॉर्मेशन का एक नाम है माइसेल। ये एक तरह का छोटा सा गोला है जो तेल और गंदगी को अपने सेंटर में कैद कर लेता है। अब आता है असली एक्शन वाला पार्ट। जो तेल से प्यार करने वाली पूंछें हैं, वो फौरन गंदगी और तेल को अंदर की तरफ से जकड़ लेती है, और जो पानी से प्यार करने वाले सिर हैं, वो बाहर की तरफ रहकर एक शील्ड बना लेते हैं। इससे गंदगी का वो पूरा का पूरा बंडल पानी में आराम से घुल जाता है और बह जाता है। ये समझिए कि ये एक माइक्रोस्कोपिक टैक्सी है जो गंदगी को उठाकर बाहर फेंक देती है। तो साबुन तो एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? तो फिर डिटर्जेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां मुकाबला है साबुन और उसके मॉडर्न साथी डिटर्जेंट के बीच। चलिए दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है साबुन जो पूरी तरह से नेचुरल है, फैट्स और तेल से बना। दूसरी तरफ है डिटर्जेंट जो कि है सिंथेटिक, मतलब इसे लैब में बनाया जाता है, अक्सर पेट्रोलियम से। इनकी केमिस्ट्री भी अलग है। सीधी सी बात है, साबुन एक पुराना और सरल उपाय है, जबकि डिटर्जेंट को खास जरूरतों के लिए इंजीनियर किया गया है। अब हमारी कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, एक ऐसी चीज जो हमारे पुराने हीरो साबुन की सारी शक्तियां छीन लेती है, और उसका नाम है हार्ड वाटर, यानी कठोर जल। सवाल ये है कि हार्ड वाटर में ऐसा है क्या? मतलब साबुन जो इतनी अच्छी तरह काम कर रहा था, वो अचानक से फेल क्यों जाता है? देखिए, हार्ड वाटर का मतलब है ऐसा पानी जिसमें कुछ मिनरल्स, खासतौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और यही है असली प्रॉब्लम। होता यह है कि साबुन के मॉलिक्यूल्स गंदगी पकड़ने के बजाय इन मिनरल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ये मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो पानी में घुलती ही नहीं। इसी को हम कहते हैं सोप स्कम या मैल। सफाई तो भूल जाइए, ये उल्टा एक चिपचिपी परत और छोड़ देता है। मतलब साबुन की सारी ताकत खत्म। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतरता है हमारा मॉडर्न हीरो डिटर्जेंट। इसे बनाया ही ऐसे गया है कि हार्ड वाटर की मिनरल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो स्कम बनाए बिना अपनी सफाई का काम करता रहता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। साबुन स्किन के लिए कमाल है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर, पर हार्ड वाटर में इसका जोर नहीं चलता। वहीं डिटर्जेंट, हार्ड वाटर हो या ठंडा पानी, हर जगह काम करता है, और जिद्दी दागों का तो दुश्मन है। इसीलिए आज भी दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। तो अब अगली बार जब कपड़े धुलेंगे या हाथ साफ होंगे, तो शायद वो साबुन की टिकिया या डिटर्जेंट का पाउडर सिर्फ एक मामूली चीज ना लगे, बल्कि एक छोटा सा साइंटिफिक कमाल लगे। इस पूरे साइंस को समझने के बाद क्या अब सफाई को देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा? आज बात करते हैं एक ऐसे केमिकल की जो हर जगह है, हैंड सैनिटाइजर में, गाड़ियों के फ्यूल में, और हाँ, कुछ पसंदीदा ड्रिंक्स में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की।
एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो चलिए इस दो-धारी तलवार की कहानी को समझते हैं। लेकिन इसके अच्छे बुरे पहलुओं में जाने से पहले सबसे बेसिक सवाल, ये एथेनॉल आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसकी केमिकल पहचान से ही शुरू करते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम एथेनॉल की बेसिक पहचान को समझेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर यह आखिर है क्या और इसकी खासियतें क्या हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में कहें तो एथेनॉल एक बहुत ही सीधा साधा अल्कोहल है। मतलब ये कि ये बड़ी आसानी से भाप बन जाता है, इसमें आग भी लग सकती है और इसका कोई रंग नहीं होता। कमाल की बात है ना कि इसकी यही सादगी इसे इतना वर्सेटाइल और पावरफुल बनाती है। अच्छा, अब चलते हैं एथेनॉल की कहानी के उस साइड पर जहां ये हमारे लिए एक हीरो की तरह काम करता है। देखते हैं कि इसके कौन से गुण और इस्तेमाल हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को कई तरीकों से बेहतर बनाया है। देखिए, एथेनॉल के ये जो 4 गुण हैं ना, यही इसे इतना यूजफुल बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब चीज़ों को घोल सकता है, ये ज्वलनशील है, ये कीटाणुओं को मार सकता है और हाँ, पानी में आसानी से घुल भी जाता है। बस इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसके इतने सारे इस्तेमाल हैं। इसका सबसे फेमस इस्तेमाल तो शायद सब जानते हैं, बियर, वाइन और दूसरी स्पिरिट्स में फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ये नेचुरली बनता है और इन ड्रिंक्स को उनका वो खास असर देता है। लेकिन कहानी सिर्फ ड्रिंक्स तक ही नहीं है। एथेनॉल एक जबरदस्त बायोफ्यूल भी है। इसे अक्सर पेट्रोल के साथ मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता क्या है? एक तो खतरनाक धुआं कम होता है और दूसरा फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी भी घटती है। मतलब ये क्लीन एनर्जी सोर्स भी है। और मेडिकल फील्ड में भी इसका रोल बहुत बड़ा है। हैंड सैनिटाइजर तो हम सबने इस्तेमाल किया ही है, उससे लेकर अस्पतालों में सरफेस को डिसइंफेक्ट करने तक एथेनॉल के एंटीसेप्टिक गुण इसे जर्म्स और बैक्टीरिया के खिलाफ एक बहुत ही असरदार हथियार बनाते हैं। तो अब तक तो सब अच्छा ही लगा, है ना? पर जैसा शुरू में कहा था, ये एक दोधारी तलवार है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का दूसरा, ज्यादा डार्क साइड क्या है? तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर एक नजर डालते हैं। ये हिस्सा एथेनॉल के सीरियस और नुकसानदेह असर पर फोकस करेगा, ताकि हमें पूरी एक बैलेंस पिक्चर मिल सके। तो समझने वाली बात यह है कि एथेनॉल जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ज्यादा पीने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो आग लगने का भी खतरा रहता है। इसकी लत लग सकती है और इसे बड़े पैमाने पर बनाने से पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, इन खतरों और उपयोगों से थोड़ा हटकर अब एथेनॉल का एक बहुत ही दिलचस्प केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इससे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल एकदम एटॉमिक लेवल पर कैसे बिहेव करता है। ये सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये एक तरह का क्रिएटिव प्रोसेस है। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा बिना रंग वाला लिक्विड एक बिल्कुल नए और खुशबूदार कंपाउंड में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस काफी सीधा है। हम लेते हैं एथेनॉल, उसमें मिलाते हैं एथेनोइक एसिड, जो कि सिरके यानी विनेगर का मेन कंपोनेंट है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन का नतीजा एक एस्टर बनता है। और ये एक कमाल का उदाहरण है कि केमिस्ट्री कितनी मजेदार हो सकती है। ये जो नया कंपाउंड बना, जिसे एस्टर कहते हैं, यही वो चीज है जो बहुत से फलों, फूलों और परफ्यूम्स को उनकी मीठी और अच्छी सी खुशबू देता है। सोचिए, एक सिंपल से अल्कोहल से कुछ ऐसा बना जो हमारे सेंसेस को खुश कर देता है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि एथेनॉल असल में कॉन्ट्रास्ट से भरा एक केमिकल है। एक तरफ ये जान बचाने वाला एंटीसेप्टिक है, तो दूसरी तरफ एक नशीला पदार्थ। एक तरफ ये क्लीन फ्यूल है, तो दूसरी तरफ आग का खतरा। मतलब ये यूजफुल भी है और खतरनाक भी, दोनों एक साथ। तो अगली बार जब किसी पके हुए फल या परफ्यूम की मीठी सी खुशबू आए, तो क्या ये ख्याल आएगा कि इस खुशबू के पीछे की केमिस्ट्री में शायद एथेनॉल जैसा एक सिंपल मॉलिक्यूल शामिल हो? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? तो आज हम एक बहुत ही आम सी चीज से एक कमाल का सफर शुरू करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिरके की, जो हमारी रसोई में होता है। और हम देखेंगे कि कैसे यही सिरका हमें मीठी खुशबू वाले एस्टर्स की एक बिल्कुल अलग दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सिरके में वो जो एक अलग सी तीखी सी महक और खट्टा सा स्वाद होता है, वो आता कहां से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी किचन में भी है और एक केमिस्ट्री लैब में भी। बड़ा मजेदार है ना?
तो जैसा मैंने कहा, जवाब की शुरुआत सिरके से ही होती है। ये वही चीज़ है जो हम सबके घरों में मिलती है। पर बात सिर्फ खट्टे स्वाद की नहीं है, असल में इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो आखिर क्या है सिरके का ये राज? चलिए अब पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के असली हीरो से, वो मॉलिक्यूल जो सिरके को उसकी खास पहचान देता है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एथेनोइक एसिड। जी हां, यही वो केमिकल है जिसकी वजह से सिरके की वो जानी पहचानी तीखी गंध और खट्टा स्वाद होता है। तो सवाल ये है कि ये इथेनोइक एसिड आखिर है क्या चीज़? देखिए, साइंस की भाषा में ये एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका एक और आम नाम है एसिटिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। और एक मजेदार बात बताऊं, जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें सिर्फ 5 से 8% ही एथेनोइक एसिड होता है। सिर्फ इतना सा, बाकी तो बस पानी है। तो मतलब एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सिरका कुछ नहीं, बस पानी में मिला हुआ एथेनोइक एसिड है। बस ये सिंपल सी इक्वेशन ही सिरके की पूरी कहानी बता देती है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सिरके में एथेनोइक एसिड होता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसके कुछ खास गुणों को देखते हैं जो इसे इतना यूनिक बनाते हैं। तो इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा, इसका टेस्ट बहुत खट्टा होता है। और तीसरा, इसकी स्मेल, वो तो पता ही है, एकदम तीखी, सिरके जैसी। और यही गुण है जो हमें सिरके का अनुभव कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सिरके को सूंघते हैं या चखते हैं, वो जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो असल में सीधे सीधे एथेनोइक एसिड की इन केमिकल प्रॉपर्टीज का ही नतीजा है। कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। चलिए अब इस कहानी में एक मजेदार मोड़ लाते हैं। अभी तक हमने खट्टेपन की बात की, तीखी गंध की बात की, पर अब हम एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जानेंगे जहां यही खट्टा एसिड एक मीठी प्यारी सी खुशबू बनाता है ना? इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए, एथेनोइक एसिड का काम सिर्फ सिरका बनाना नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। असल में ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जिससे और भी कई नए और दिलचस्प कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। और इस प्रोसेस का नाम है एस्टेरिफिकेशन या एस्टेरीकरण। ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि एथेनोइक एसिड जैसा कोई एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर नाम का एक नया कंपाउंड बनता है, और हाँ, साथ में थोड़ा पानी भी। इस प्रोसेस को एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। स्टेप 1, एथेनोइक एसिड और अल्कोहल को मिलाइए। स्टेप 2, रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए इसमें एक एसिड कैटलिस्ट डालिए। और स्टेप 3, बस रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा आपका एस्टर और पानी। और जानते हैं केमिस्ट्री का असली जादू कहाँ है? यही है। ये जो एस्टर्स बनते हैं ना, यही वो चीज हैं जिनकी वजह से फलों में, फूलों में और यहां तक कि परफ्यूम्स में वो मीठी और प्यारी खुशबू आती है। कमाल है ना? तो देखा कहां से शुरू किया था हमने? किचन में रखी एक सिरके की बोतल से और पहुंच गए केमिस्ट्री की इतने दिलचस्प दुनिया में। यही तो कनेक्शन है। अगर हम अपने इस सफर को याद करें तो हमने शुरुआत की किचन में सिरके से, फिर हमने उसके पीछे के मॉलिक्यूल यानी एथेनोइक एसिड को पहचाना। हमने समझा कि उसका स्वाद और गंध क्यों वैसी है, और आखिर में हमने एस्टरिफिकेशन की कमाल की प्रोसेस को भी जाना। तो सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है वो ये है कि एक बिल्कुल साधारण सी घरेलू चीज भी हमें केमिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट को समझने का एक रास्ता दिखा सकती है। ये एक गेटवे की तरह है। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ की दुनिया है, जो इतनी पेचीदा और अलग अलग तरह की दिखती है, वो असल में बस कुछ गिनी चुनी केमिकल रेसिपी से बनी है। आज हम उन्हीं 6 खास रिएक्शंस को समझने वाले हैं जो हमारी इस दुनिया को आकार देती हैं। तो चलिए एक बड़े मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। आग की गर्मी, एक पके हुए फल की मीठी सी खुशबू और हमारे हाथों को साफ करने वाला साबुन, इन तीनों में भला कॉमन क्या हो सकता है? ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? तो इसका जवाब है केमिस्ट्री। ये सारी चीजें और ना जाने कितनी और बस कुछ फंडामेंटल केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा हैं जो हमारी दुनिया में हर पल हो रही हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रिएक्शंस हैं क्या और ये काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 2 रिएक्शंस की जिन्हें हम लगभग रोज ही देखते और महसूस करते हैं, आग और हवा से जुड़े रिएक्शंस। इसमें शामिल हैं कंबशन और ऑक्सीडेशन। कंबस्चन यानी दहन, ये तो बड़ा ही ड्रामेटिक होता है। ये ऑक्सीजन के साथ एक बहुत ही तेज रिएक्शन है
जिससे गर्मी और रोशनी दोनों पैदा होती है। सोचिए, जब मोमबत्ती जलती है या कैंप फायर में आग, ये एक तरह से एनर्जी का एक जबरदस्त तेज धमाका है। अब ऑक्सीडेशन को देखें तो ये एक ज्यादा बड़ी और आम प्रक्रिया है। ये अक्सर धीमी होती है और इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। जब कोई कटा हुआ सेब भूरा पड़ जाता है या लोहे पर जंग लग जाता है, बस वही है ऑक्सीडेशन। कह सकते हैं ये कंबस्शन का ही एक धीमा और शांत भाई है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? स्पीड और एनर्जी। कंबस्शन एकदम तेज, लाइट और हीट दोनों देता है, जबकि ऑक्सीडेशन एकदम धीरे धीरे होता है और आमतौर पर सिर्फ गर्मी पैदा करता है, वो भी इतनी धीमी कि हमें अक्सर महसूस तक नहीं होता। चलिए अब अगले ग्रुप पर चलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बनाने के बारे में है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम मॉलिक्यूल्स के साथ बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे हों, जहां हम या तो नए टुकड़े जोड़ते हैं या फिर उनकी अदला बदली करते हैं। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है कि केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर लेगोस से कुछ बनाने की कला है। कभी आप एक नया पीस जोड़ देते हैं तो कभी एक की जगह दूसरा लगा देते हैं। यही एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बेसिक आइडिया है। एडिशन रिएक्शन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सीधा साधा है। इसमें दो या ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सिंपल, ए और बी मिले और बन गया ए बी। कुछ भी बाहर नहीं निकलता, सब आपस में जुड़ जाता है। और इसके ठीक उलट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होती है अदला बदली, मतलब एक मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एटम या ग्रुप की जगह कोई दूसरा ले लेता है। यहां सी आता है, बी को उसकी जगह से हटाता है और एसी बन जाता है, जबकि बी बेचारा अलग हो जाता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, जिसमें है दो बहुत ही खास और जानी पहचानी केमिकल रेसिपी। ये वो रिएक्शंस हैं जो हमें कुछ बहुत ही आम प्रोडक्ट्स देती हैं, फलों की खुशबू और साबुन। पहला है एस्टरिफिकेशन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिससे एस्टर नाम के कंपाउंड्स बनते हैं। और ये एस्टर मशहूर किस लिए हैं? फलों और फूलों से आने वाली मीठी मीठी खुशबू के लिए। तो अगली बार जब किसी फल की महक आए तो याद रखिएगा कि ये एस्टरिफिकेशन का ही कमाल है। कुछ उदाहरण देखें तो केले, अनानास, सेब की जो एक खास महक होती है ना, वो सब अलग अलग एस्टर की वजह से ही है। मतलब केमिस्ट्री वाकई में बड़ी खुशबूदार हो सकती है। और हमारा आखिरी रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन। इसका तो सीधा साधा मतलब ही है साबुन बनाना। ये वो खास केमिकल प्रोसेस है जो फैट्स और ऑयल्स को उस चीज में बदल देता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, साबुन। तो साबुन बनाने की रेसिपी क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले कोई फैट या तेल लीजिए, फिर उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे लाई मिलाइए और बस रिएक्शन से बन जाएगा साबुन। और हाँ, साथ में एक बहुत काम की चीज भी मिलती है, ग्लिसरॉल, जो स्किन के प्रोडक्ट्स में खूब इस्तेमाल होता है। तो ये थी वो 6 जबरदस्त रिएक्शंस। चलिए अब एक बार फटाफट सब कुछ साथ में रखकर देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक नजर में साफ हो जाता है। आग जलाने वाले तेज कंबस्शन से लेकर लोहे पर धीरे धीरे जंग लगने वाले ऑक्सीडेशन तक, तेलों में मॉलिक्यूल जोड़ने से लेकर साबुन बनाने के लिए फैट को बदलने तक। असल में यही 6 प्रोसेस हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को चला रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जिस एनर्जी से हम गर्म रहते हैं से लेकर उन प्रोडक्ट्स तक जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, ये चंद रिएक्शंस ही हमारी दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये केमिस्ट्री के वो अनदेखे धागे हैं जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। तो अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अब जब आप इन रिएक्शंस के बारे में जान गए हैं तो जरा सोचिए, ये 6 रिएक्शंस हमारे रोज के जीवन को कैसे बनाते संवारते हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर रात को सोने तक ये हर जगह हर पल काम कर रही हैं।